Hello everyone, I am Vasudev Monga and I welcome you to Study IQ Judiciary. And in this particular session, we are going to talk about the law behind the principle of the res geste. Principle of the res geste यानी कि facts forming the part of the same transaction. Section 6 of the Indian Evidence Act यहाँ पे बात करता है कि अगर एक ही ट्रांजैक्शन में विदाउट एनी इंटरवल एक ही ट्रांजैक्शन में कोई लगातार फैक्ट्स कनेक्टेड है देन दे आर रेलिवेंट अंडर सेक्शन 6 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट विच मेक्स द प्रिंसिपल ऑफ द रेस गेस्टे। तो आज इस कंसेप्ट को हम समझेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लॉ के साथ, जी विजयवर्धन राव वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 1996 सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। सी इन दिस केस फैक्ट्स क्या थे पहले इसको समझते हैं। इट वॉज एन वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट। एक ऐसा इंसिडेंट था कि यहां पे एक बस जा रही थी हैदराबाद से किसी और स्टेशन पे, एंड ड्यूरिंग दैट जर्नी यहां पे किसी ने दो लोगों ने यहां पे बस में सफारी करनी शुरू कर दी। नाउ द इंटेंशन ऑफ दोज पीपल वाज टू किल एवरीवन एंड टू रोब एवरीवन। सबको रॉबरी करके, सबकी रॉबरी करके और उनको मारना था। अब हुआ ये, जो यहां पे कंडक्टर था उसको यहां पे स्मेल आती है पेट्रोल की, कि यहां पे बस में शायद कहीं ना कहीं पेट्रोल गिर गया है। तो जब वो जाके देखता है तो वो देखता है कि उन दोनों में से जो यहां पे एक्यूज पर्संस हैं जिन्होंने अभी अभी बस पे सफारी शुरू की थी, उन दोनों ने पूरी बस में पेट्रोल फेंक दिया और एक बंदा तभी के तभी वहां पे माचिस लेके आग लगाने की तैयारी में था। एंड ऑल द अदर पैसेंजर्स वर थ्रेटेंड। वो सब लोग डरे हुए थे, वो रोक रहे थे उन लोगों को कि ये आप काम मत करिए, आप पैसे ले लीजिए जब वगैरह वगैरह, पर बस को आग मत लगाइए। बट हुआ यहां पे क्या, सी A2 was dousing petrol inside the bus. Meanwhile, A1 had moved down and was ready with the matchbox. यहां पे जो आपके दो एक्यूज्ड हैं A2 and A1, जब यहां पे कंडक्टर जो यहां पे आपका जो विटनेस भी है मेन, जब वो आया उसने देखा कि ये यहां पे बस को जलाने की ट्राई कर रहे हैं। एंड अल्टीमेटली दे डिड दैट इनह्यूमनली एक्ट, दे डिड दिस ब्रूटली एक्ट कि भाई 23 लोग उस बस में जिंदा मर गए। 23 लोग उस बस में जिंदा मर गए। एंड देयर इंटेंशन वाज सो बैड कि जो दो लोग वहां से भाग गए, बस में दो लोग जिन्होंने वहां पे भागने की कोशिश करी, दे चेस्ड देम, उनके पीछे भाग के वहां पे जाके उनको मारा और उनका सारा सामान, सारे ऑर्नामेंट्स रॉबरी की। सुधा यहां पे जो लस्ट थी कि भाई हमने यहां पे रॉबरी करनी है, पैसा लूटना है, इन दैट लस्ट दे किल्ड 23 पीपल इन द बस। जिंदा उनको जला दिया गया। अब यहां पे जो मेन इश्यू आएगा क्या हुआ कि भाई जब एट द प्लेस ऑफ द अकरेंस ना, जहां पे ये सारा सीन हुआ, जहां पे ये बस को आग लगी, एट द प्लेस ऑफ द अकरेंस, ये सीन कब हुआ, रात को 4:30 जब यहां पे ये बस को आग लगी थी आपके, इट हैपन एट द 4:30 AM। अब जब सुबह यहां पे जब एट द प्लेस ऑफ द अकरेंस स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने की बारी आई, पुलिस आई, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट खुद वहां पे पहुंच गए। मैजिस्ट्रेट खुद वहां पे पहुंच गए बिकॉज एवरीवन वाज ऑलरेडी डाइड। कोई एक दो लोग ही थे जो यहां पे अभी तक जिंदा थे, तो मैजिस्ट्रेट वहां पे खुद पहुंच गए कि मैं वहां पे जाके डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्ड कर लूंगा, कि इतना यहां पे हॉरिफिक इंसिडेंट हुआ कि मैं जल्दी से जल्दी जाके डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्ड कर लूंगा, क्योंकि जब यहां पे एक्यूज मिल जाएंगे उनको डाइंग डिक्लेरेशन के बेस पे डायरेक्ट सजा हो पाए। क्योंकि डाइंग डिक्लेरेशन इज वन एविडेंस, is one of those evidence which can solely make a person convicted for the offense। अकेला एक ऐसा एविडेंस है जो आपको कन्विक्शन तक लेके जा सकता है। तो यहां पे मैजिस्ट्रेट पहुंच गए और मैजिस्ट्रेट ने यहां पे एक ही इंसान उस टाइम पे जिंदा था, वो था अपना कंडक्टर, जो बस का कंडक्टर था, जिसको यहां पे पिटिशनर विटनेस नंबर 6 बोला गया है। उसकी वहां पे स्टेटमेंट ले ली, उसको यहां पे स्टेटमेंट ले ली। एंड नाउ the statement was to be used for the dying declaration, but fortunately अब आपको अपने लॉ पॉइंट समझने, कहानी समझ आ गई। एक बस चल रही थी, दो सवारी आई, लूटा बस को, पूरी बस को आग लगा दी, 23 लोगों को मार दिया। और यहां पे जब मैजिस्ट्रेट आए तो मैजिस्ट्रेट ने कंडक्टर की स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर ली कि इसको मैं एज अ डाइंग डिक्लेरेशन यूज कर लूंगा। बट यहां पे हुआ क्या, अब कंडक्टर की डेथ ही नहीं हुई, कंडक्टर की यहां पे डेथ ही नहीं हुई, तो क्या इस स्टेटमेंट को हम एज अ डाइंग डिक्लेरेशन यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, राइट। तो यहां पे ट्रायल कोर्ट ने क्या किया, स्टेटमेंट कितनी थी, 2-3 लोगों के और भी एविडेंस थे कि भाई यहां पे बस में आग लगी, 2 लोग उस साइड भाग गए, बाद में एक्यूज मिल भी गए, बट हम यहां पे इंडियन एविडेंस एक्ट में कौन से एविडेंस की बात करने लगे अब, जो यहां पे
पेटिशनर विटनेस नंबर 6 यानी कि कंडक्टर ने मैजिस्ट्रेट को स्टेटमेंट दी। मैजिस्ट्रेट ने वो स्टेटमेंट क्यों ली? क्योंकि यहां पे प्रोबेबिलिटी थी कि वो बंदा मर जाएगा और उसका डाइंग डिक्लेरेशन हो जाएगा और यहां पे कन्विक्शन पॉसिबल हो जाएगी इकलौते एविडेंस के साथ। बट फॉर्चुनेटली वो इंसान यहां पे मरा ही नहीं। नाउ जब ये केस यहां पे ट्रायल कोर्ट के पास गया तो ट्रायल कोर्ट कन्विक्टेड देम फॉर द केस ऑफ द मर्डर एंड अवॉर्डेड डेथ पेनल्टी। यहां पे सेक्शन 302 में उन दोनों इंसानों को फॉर द ऑफेंस ऑफ द मर्डर यहां पे कन्विक्ट भी कर दिया गया और डेथ पेनल्टी अवॉर्ड कर दी गई। डेथ पेनल्टी कब अवॉर्ड करते हैं हम? रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट केसेस में, रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट केसेस में। और यहां पे हाई कोर्ट ने भी एग्री कर लिया कि ये पनिशमेंट सही है। अब हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में कि सुप्रीम कोर्ट ने यहां के ये देखा कि यहां पे जो ट्रायल कोर्ट ने क्या किया कि जो वो स्टेटमेंट थी ना पेटिशनर विटनेस नंबर 6 की, कंडक्टर की जो स्टेटमेंट थी, दे कंसीडर दैट स्टेटमेंट as a part of the res gestae, that is substantive evidence under section 6 of the Indian Evidence Act। ट्रायल कोर्ट की जजमेंट क्या थी कि भाई एक इंसान की यहां पे स्टेटमेंट है, इट वाज रिकॉर्डेड इनिशियली फॉर द पर्पस ऑफ द डाइंग डिक्लेरेशन, बट जब अब इंसान मरा ही नहीं तो ट्रायल कोर्ट ने क्या किया कि भाई हम इसको एज अ डाइंग डिक्लेरेशन तो नहीं ले सकते, एज अ डाइंग डिक्लेरेशन तो नहीं ले सकते ना, बिकॉज इंसान ही नहीं मरा। सेक्शन 32 में जहां पे डाइंग डिक्लेरेशन का स्टेटमेंट आता है तो अगर इंसान नहीं मरता तो उसकी स्टेटमेंट एज ए डाइंग डिक्लेरेशन तो यूज नहीं होती ना, तो कहां यूज होगी? क्वेश्चन समझिए, एक इंसान है जिसने अपनी स्टेटमेंट दी मरने से पहले, बट यहां पे अगर वो मर जाता तो डाइंग डिक्लेरेशन हो जाता सेक्शन 32 में। अगर वो नहीं मरा तो वो स्टेटमेंट कहां पे रेलिवेंट होगी, कहां पे एडमिसिबल होगी? तो ट्रायल कोर्ट ने क्या किया, यहां पे सेक्शन 6 में उस स्टेटमेंट को एडमिसिबल माना एज अ पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन, एज अ पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन कि जब ये इंसिडेंट हुआ 4:30 AM पे, जब ये इंसिडेंट हुआ तो अभी भी ट्रांजैक्शन चल रही थी और जब यहां पे मैजिस्ट्रेट ने यहां पे रिकॉर्ड की वो स्टेटमेंट और जब ये इंसिडेंट हुआ तो दिस बोथ थिंग्स आर इन द सेम ट्रांजैक्शन। और अगर ये सेम ट्रांजैक्शन में है एंड दे आर कनेक्टेड विद द अफेक्टिंग इशू कि यहां पे 23 लोगों की मौत हुई है, देन इट इज पार्ट ऑफ द रेस गेस्टे। तो ट्रायल कोर्ट ने यहां पे सेक्शन 6 में इसको एडमिसिबल मान लिया एज अ सब्सटेंटिव एविडेंस। तो अब यहां पे सुप्रीम कोर्ट के पास जाके हमारा मेन इशू क्या बनता है, दैट वेदर द स्टेटमेंट्स ऑफ द विक्टिम्स रिकॉर्डेड बाय द मैजिस्ट्रेट अंडर एक्सपेक्टेशन ऑफ देयर डेथ कैन बी यूज्ड एज अ सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस अंडर सेक्शन 6 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट और नॉट। क्या ये स्टेटमेंट जो यहां पे दी गई वो अब डाइंग डिक्लेरेशन के लिए यूज नहीं की गई, क्या वो एज अ अंडर सेक्शन 6 पार्ट ऑफ द रेस गेस्टे के लिए यूज हो सकती है या नहीं हो सकती? तो पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे ट्रायल कोर्ट को बोला कि आपका डिसीजन बिल्कुल सही है। डिसीजन कहां तक सही है? दैट यू डिड नॉट यूज दिस स्टेटमेंट फॉर द पर्पस ऑफ द डाइंग डिक्लेरेशन। वहां पे आप सही हो, इट वाज राइटली क्लैरिफाइड बाय द ट्रायल कोर्ट दैट सच स्टेटमेंट्स कुड नॉट बी यूज्ड एज अ डाइंग डिक्लेरेशन एज द मेकर ऑफ द स्टेटमेंट सर्वाइव्ड। क्योंकि यहां पे जिसने स्टेटमेंट दी थी अगर वो सर्वाइव कर रहा है तो वो एज अ डाइंग डिक्लेरेशन के लिए यूज नहीं हो सकती। नाउ सेक्शन 6 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट ऑन द अदर हैंड प्रोवाइड्स अ शेल्टर टू सच स्टेटमेंट्स, बट फॉर दैट सम कंडीशन हैज टू बी फुलफिल्ड। और वो कंडीशन क्या होगी? रूल ऑफ द रेस गेस्टे, प्रिंसिपल ऑफ द रेस गेस्टे। प्रिंसिपल ऑफ रेस गेस्टे क्या है कि अगर एक ट्रांजैक्शन है, यहां पे अगर मैं बात करूं, यहां पे देखते हैं, अगर ये ट्रांजैक्शन है तो ये ट्रांजैक्शन में कहीं पे भी गैप्स नहीं है, कहीं पे भी कोई भी यहां पे गैप नहीं है। अगर ये जस्ट वेट अ बिट, अगर एक ट्रांजैक्शन चल रही है और यहां पे कोई गैप आ गया, तो अगर ये गैप आ गया तो मींस ये दोनों फैक्ट्स आपस में कनेक्टेड नहीं है। बट इफ देयर इज नो गैप मींस यहां पे सब कुछ इमीडिएसी में हो रहा है, देयर इज नो पॉसिबिलिटी कि इसको कोई टेम्पर कर दे, यहां पे सब कुछ इमीडिएट केस में हो रहा है, कंटेम्पोरेनियसली हो रहा है, तब ये पार्ट ऑफ द रेस गेस्टे होगा कि ये जो फैक्ट था उसके बाद ये जो फैक्ट हुआ फिर ये जो फैक्ट हुआ, दे आर ऑल कनेक्टेड अंडर द सेम ट्रांजैक्शन। वो एक घड़ी देखी ना अपने पेंडुलम वाली घड़ी, जो पेंडुलम वाली घड़ी इस तरह से चलती रहती है, वो ऐसे बेल चलती रहती है, टिंग टोंग चलती रहती है ना, उसी तरह से इट इज पार्ट अंडर द पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन। अगर एक सेकंड भी रुक गई तो वो ट्रांजैक्शन अलग हो गई तो अगली ट्रांजैक्शन अलग हो जाएगी, देन इट विल नॉट बी द पार्ट ऑफ द रेस गेस्टे। तो यहां पे हमारा इशू ये था, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला द अफेक्ट ऑफ द डॉक्ट्रिन
is that a fact which though not in issue is so connected with the fact in issue as to form part of the same transaction is relevant. तो हमें ये देखना होगा कि सेक्शन यहां पे जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ने जो स्टेटमेंट ली, और जब यहां पे इंसिडेंट हुआ 4:30 बजे और मैजिस्ट्रेट ने आगे जब सुबह सुबह स्टेटमेंट ली, तो क्या ये सेम ट्रांजैक्शन में हो रहा था या नहीं? अगर सेम ट्रांजैक्शन का ही इंसिडेंट है तो इसको हम पार्ट ऑफ रेस गेस्टे अंडर सेक्शन 6 एडमिसिबल कर लेंगे, तो ये सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस भी बन जाएगा. बट वी हैव टू सी द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस कि ये अभी तक फैक्ट ये यहां पे सेम ट्रांजैक्शन चल रही थी या नहीं चल रही थी. क्या कहीं पे भी यहां पे विटनेस इस स्टेटमेंट को फैब्रिकेट कर सकता था या नहीं कर सकता था? सो सेक्शन 6 इन अ वे इज एन एक्सेप्शन टू द जनरल रूल दैट hearsay एविडेंस इज नॉट एडमिसिबल, बट statement or facts admissible within section 6 must be contemporaneous with the acts which constitute the offense of retaliation immediately thereafter. तो ये जो सारे फैक्ट्स होंगे यहाँ पे कंटेम्पोरेनियस होंगे, इसीलिए यहाँ पे पार्ट ऑफ द रेस गेस्टे बन सकते हैं. दैट मीन्स ट्रांजैक्शन मस्ट रिमेन द सेम. ट्रांजैक्शन एक ही होनी चाहिए. ट्रांजैक्शन के बीच में कहीं पे भी गैप नहीं आना चाहिए. सब कुछ उसी ट्रांजैक्शन में सारे फैक्ट्स एक दूसरे से कनेक्टेडली रेलिवेंट होंगे, तभी पार्ट ऑफ सेक्शन 6 बनेगा. इफ देयर अकर्स एन इंटरवल देन द ट्रांजैक्शन will not be same and chances of the fabrication increases. मीन्स यहां पे अगर 4:30 बजे इंसिडेंट हुआ और मान लीजिए सुबह सुबह जब मैजिस्ट्रेट आए तो ये जो विटनेस था यहां पे कंडक्टर तब तक जिंदा था, उसने स्टेटमेंट दी, तो क्या यहां पे वो फैब्रिकेट कर सकता था स्टोरी को? क्या यहां पे स्टोरी में कहीं पे भी वो अपना दिमाग लगा के कुछ और बता सकता था जो सच ना हो? अगर ऐसा पॉसिबल है तो ये सेम ट्रांजैक्शन नहीं होगी, बिकॉज इन द सेम ट्रांजैक्शन तो वो सच ही बोलेगा, बिकॉज ही इज एक्सपेक्टिंग टू डाई. वो मर सकता है तभी के तभी, राइट? सो द एज देयर इज नो डायरेक्ट लिटमस टेस्ट गिवन, द कोर्ट हैज टू सी द सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस टू फिगर आउट द रेलिवेंसी ऑफ सच फैक्ट्स एंड द सर्कमस्टांसेस. एक बारी फिर से समझ लो, जैसे हमारी एक क्लॉक होती है ना, ये जो पेंडुलम वाली जो क्लॉक होती है, यहां पे जो ये लगातार चलती रहती है, जो ये लगातार चलती रहती है, जब तक ये लगातार चल रही है, ये क्या है? ये क्या है? सेम ट्रांजैक्शन. तो इस ड्यूरिंग पे जितने भी फैक्ट्स होंगे एक दूसरे से रिलेटेड, देन दे विल बी पार्ट ऑफ द रेस गेस्टे. बट वंस अगर ये कहीं पे रुक गई तो ट्रांजैक्शन खत्म हो गई, तो ट्रांजैक्शन खत्म होगी. अब ये ट्रांजैक्शन खत्म हुई या नहीं हुई, ये कौन देखेगा? द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट. इसमें कोई लिटमस टेस्ट तो है नहीं. कोर्ट को यहां पे फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस देखने होंगे, तभी वो कंसीडर कर पाएगा. सो इन द प्रेजेंट केस द ट्रायल कोर्ट एक्सेप्टेड द स्टेटमेंट्स ऑफ द PW6 एज रेलिवेंट एंड एडमिसिबल अंडर सेक्शन 6 एंड thus treated such statements as a part of the substantive evidence. बट यहां पे अब सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया दैट यहां पे ट्रांजैक्शन खत्म हो चुकी थी. जब मैजिस्ट्रेट ने वो रिकॉर्ड किया तो यहां पे ऑलरेडी 4-5 घंटे का डिफरेंस आ चुका था, एंड देयर वाज अ चांस ऑफ देयर वाज एन इंटरवल, तो यहां पे ट्रांजैक्शन वो खत्म हो चुकी थी. तो ट्रायल कोर्ट ने ये तो सही किया कि उसको डाइंग डिक्लेरेशन में एडमिसिबल नहीं किया, बिकॉज दैट पर्सन सर्वाइव्ड. बट यहां पे ट्रायल कोर्ट ने विच कंसीडर दैट स्टेटमेंट रेलिवेंट अंडर सेक्शन 6, दैट इज रॉन्ग, बिकॉज दिस स्टेटमेंट इज नॉट रेलिवेंट अंडर 6 एज अ पार्ट ऑफ रेस गेस्टे. यहां पे एक टाइम इंटरवल आ चुका है. बट यहां पे अब ये जो स्टेटमेंट है तो रेलिवेंट होगी कहां? अब ये तो हमने बता दिया कि सेक्शन 6 में रेलिवेंट नहीं है, तो कहां पे रेलिवेंट होगी? सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व्ड हियर दैट अगर कोई स्टेटमेंट जो डाइंग डिक्लेरेशन के पर्पस के लिए रिकॉर्ड हुई थी, बट दैट पर्सन सर्वाइव नाउ, देन दैट स्टेटमेंट इज रेलिवेंट अंडर सेक्शन 157 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट फॉर द पर्पस ऑफ द कोरोबरेटिव एविडेंस. फॉर द पर्पस ऑफ द कोरोबोरेटिव एविडेंस. कोरोबोरेटिव एविडेंस एक तो होता है आपका सब्सटेंटिव एविडेंस. सब्सटेंटिव एविडेंस की वैल्यू ज्यादा होती है, ज्यादा रिलायबल होता है. कोरोबोरेटिव का मतलब क्या होगा कि भाई कोर्ट इसके ऊपर अब और भी इंडिपेंडेंट यहां पे एविडेंस लेगा और उसके साथ इसको कोरोबोरेट कर सकता है. एक एविडेंस मिल गया किसी का और ये स्टेटमेंट भी मिल गई, दोनों सेम है, देन दिस स्टेटमेंट मेड दैट एविडेंस कोरोबोरेट विद ईच अदर, तो उसके भी यहां पे पनिशमेंट हो सकती है. Right. So, though the Supreme Court did not accept the statement of the witness as a substantive evidence under Section 6 of the Indian Evidence Act, but such statements were used for the purpose of Section 157 as a piece of the
corroborative evidence। समझ आई मेरी बात? यहां पे corroborative और substantive में क्या फर्क होगा? substantive evidence की वैल्यू ज्यादा होती है, corroborative का मतलब कोर्ट में आके आप दोबारा वो स्टेटमेंट दे दीजिए। यहां पे जो सब्सटेंटिव एविडेंस था, अगर वो दोबारा आगे कोर्ट में दे भी नहीं रहा, सेक्शन 6 में जो पार्ट रेस गेस्टिक है, अगर यहां पे कंडक्टर अब कोर्ट में आके वो स्टेटमेंट दोबारा नहीं भी दे रहा, तब भी उसको सब्सटेंटिव एविडेंस माना जाएगा। कोरोबरेटिव का क्या मतलब हो जाए कि आप कोर्ट में आके सेम टू सेम स्टेटमेंट बोल दीजिए, हम मान लेंगे, तो ये कोरोबरेटिव स्टेटमेंट होगी। इट मींस यहां पे इट विल बी रेलिवेंट अंडर सेक्शन 157 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट फॉर द पर्पस ऑफ द कोरोबरेटिव एविडेंस। यहां पे सेकंड इशू अब ये आया हमारा कि यहां पे ट्रायल कोर्ट ने कन्विक्शन किसके लिए दी थी? मर्डर के लिए, और यहां पे डेथ पेनल्टी लगा दी गई थी, विच इज ओनली पॉसिबल इन द केस ऑफ द रेयरेस्ट केस। तो यहां पे अब यह भी कंसीडर करना था कि क्या यहां पे कोई मिटिगेटिंग फैक्टर है। जब भी यहां पे डेथ पेनल्टी अवार्ड होती है, तो डेथ पेनल्टी अवार्ड कब होती है? जब कोई भी मिटिगेटिंग फैक्टर नहीं था कि यहां पे क्राइम की ग्रेविटी कम हो या फिर क्रिमिनल की ग्रेविटी कम हो। When all the gravities are so high, तो यहां पे हम डेथ पेनल्टी अवॉर्ड कर देते हैं। तो क्या इस केस में कोई भी ग्रेविटी थी ऐसी, कोई भी मिटिगेटिंग फैक्टर था ऐसा? तो सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व कि भाई दो बंदे जब बस में चढ़ के 23 लोगों को आग लगा सकते हैं और भाग के चेस भी करें, दिस लस्ट ऑफ वेल्थ, उनके पास एक भी ऐसा कोई फैक्टर नहीं था जो मिटिगेटिंग फैक्टर हो। तो देन ट्रायल कोर्ट वाज राइटली ऑब्जर्व कि उनको यहां पे 302 में डेथ पेनल्टी जो अवॉर्ड की है वो सही है, वो सही है। बट हमारा जो केस लॉ था उसमें हमने इंडियन एविडेंस एक्ट के हिसाब से क्या समझा कि अगर एक डाइंग डिक्लेरेशन की स्टेटमेंट जो डाइंग डिक्लेरेशन के लिए यूज होनी थी, वो अब बंदा सर्वाइव कर रहा है, वो बंदा नहीं मरा, देन दैट स्टेटमेंट कैन बी यूज फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 157 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट एज अ पार्ट ऑफ द कोरोबरेटिव एविडेंस। क्यों? क्योंकि यहां पे ऐसा अंडर सेक्शन 6 रेस गेस्टे के लिए क्यों नहीं यूज हुई ये स्टेटमेंट? क्योंकि एक इंटरवल आ गया था। मैं ये नहीं बोल रहा कि रेस गेस्टे में कभी भी यूज नहीं हो सकती है, बट इन दिस केस यहां पे एक इंटरवल आ गया था। तो आई होप ये आपको पूरा केस लॉ समझ आ गया होगा। नाउ आई एम टेलिंग यू कि स्टडी आईक्यू जुडिशरी आपके लिए लेकर आया एक जुडिशरी का महापैक इन विच वी आर कवरिंग अ सिलेबस ऑफ द 16 स्टेट्स। 16 स्टेट्स में जहां पे आपको मेजर लॉस मिलेंगे, माइनर लॉस मिलेंगे एंड द लोकल लॉस मिलेंगे, एंड यू कैन बाय दिस कोर्स ओनली इन 14,999 अगर आप मेरा डिस्काउंट कोड यूज करते हो देव। ये डिस्काउंट कोड आपका देव, DEV देव, जब आप स्टडी आईक्यू की वेबसाइट पे जाएंगे, जुडिशरी का महापैक कोर्स बाय करें, तब वहां पे आपको मिलेगा एक डिस्काउंट कोड। ये कोड आप यूज करें देव और ये कोर्स बाय कर सकते हैं ओनली इन 14,999। और अगर आप किसी एक ही स्टेट पे यहाँ पे फोकस कर रहे हो, किसी एक ही पर्टिकुलर स्टेट पे फोकस कर रहे हो, तो यहाँ पे आप यू कैन बाय द स्मार्ट कोर्स ओनली इन 10,499 बाय यूजिंग द सेम कोड देव। ऑलराइट देन, थैंक यू सो मच। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास विद द नेक्स्ट केस लॉ ऑन द इंडियन एविडेंस एक्ट। और अभी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बता सकते हो कि मैं एक सीरीज और शुरू करने वाला हूं, तो आप मुझे बता दीजिए कि वो कॉन्ट्रैक्ट की करनी है या हिंदू लॉ की करनी है। विच एवर सीरीज विल बी रिकमेंडेड, आई विल स्टार्ट विद दैट। थैंक यू सो मच।